क्या ऑल इंडिया बार एग्जाम बहुत टफ एग्जाम है? क्या हम इस एग्जाम को कुछ ही दिनों में पढ़कर दे सकते हैं? तो चलिए आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, आई एम डिम्पल पारिक एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। आई नो गाइस, मैं बहुत लेट हूँ इस वीडियो को बनाने में बिकॉज नोटिफिकेशन ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 का कब का आ चुका है। आई गेस 15-16 डेज हो चुके हैं और मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि दी प्लीज़ इस पे एक सीरीज़ लेकर आओ कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए, कैसा पेपर आता है, पेपर का लेवल कैसा होता है। तो मैं बनाने वाली थी ये वीडियो पहले, बट आई एम सो सॉरी, आई वॉज बिजी विद सम पर्सनल मैटर्स, तो मैं ये वीडियो पहले नहीं लेकर आ पाई। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आज मैं आपके साथ सभी चीज़ें ऑल इंडिया बार एग्जाम से रिलेटेड एकदम अच्छे से डिस्कस इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट से। सबसे पहले ये हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में, जो एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसे कंडक्ट करवाती है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब आते हैं एप्लीकेशन फी पे, जो आप अभी भर सकते हैं। एप्लीकेशन आपकी साथ में अभी डेट्स भी डिस्कस करने वाली हूँ, कब से लेकर कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो जहाँ पे बात आती है जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए एप्लीकेशन फी है अराउंड 3,500 एंड जहाँ पर बात आती है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए एप्लीकेशन फी है 2,500। देन द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इज क्यों हमें ऑल इंडिया बार एग्जाम देना चाहिए। तो हमें ऑल इंडिया बार एग्जाम देना चाहिए ताकि हमें मिल सके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने से क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने से हम ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जाम देने से पहले हमें रजिस्टर करना होता है अंडर द स्टेट बार काउंसिल। अब मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं अंडर द दिल्ली बार काउंसिल रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्जाम नहीं दिया है, लेट्स सपोज। अब जब तक मैं दिल्ली बार काउंसिल के अंडर रजिस्टर्ड हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर सकती हूँ, दिल्ली के कोर्ट्स में। बट एज सून एज मैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए अपियर होती हूँ और AIBE क्लियर कर लेती हूँ, तो फिर मैं एलिजिबल हो जाती हूँ ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज मुझे मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे विच यू नीड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप यही है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो सपोज आपने मेरी तरह BA LLB किया हो, BCom LLB किया हो, कुछ भी हो सकता है, BA LLB, BCom LLB ऑनर्स, आपके पास 5 साल की LLB की डिग्री है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपके पास 5 साल की डिग्री ना होकर सिर्फ LLB की डिग्री है 3 इयर्स की, तो भी आप एलिजिबल हो ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए। बट आपको सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ रहे हो वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यस, यू आर हियरिंग मी राइट। आप जिस भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेते हो लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड हो बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती है तो आप बहुत सी चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ले लेते हो डिग्री लॉ की, तो होगा ये कि माना जाएगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लॉ की थ्योरेटिकल नॉलेज है। आप ना जुडिशरी के एग्जाम दे सकते हो, ना ही आप ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकते हो, यानी कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इसलिए आप ध्यान रखना कि आप जहां से भी डिग्री ले रहे हैं लॉ की, 3 इयर्स या 5 इयर्स डजंट मैटर, वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब डिग्री तो मिल गई आपको लॉ की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन करवाना अंडर द स्टेट बार काउंसिल। लेट्स सपोज कोई मध्य प्रदेश में रहता है तो वो वहाँ की स्टेट बार काउंसिल के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। कोई दिल्ली में रहता है तो वो वहाँ की स्टेट बार काउंसिल के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। सपोज मैं राजस्थान की हूँ तो मैं यहाँ की स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी और उससे मुझे क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन करवाने से मुझे मिल जाएगा लाइसेंस टू प्रैक्टिस। AIBE देकर हमें मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। और स्टेट बार काउंसिल के अंडर रजिस्ट्रेशन करके हमें क्या मिलता है? लाइसेंस टू प्रैक्टिस। अब हमारे पास लॉ की डिग्री है 3 या 5 साल की और लाइसेंस टू प्रैक्टिस है। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेरी रहती है वो ये कि क्या कोई एज लिमिट है ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के लिए?
तो देखो अभी फिलहाल इंडिया में अगर आप लॉ की डिग्री भी लेने जाते हो तो आपकी कोई एज नहीं पूछने वाला है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। 35 ईयर्स के हो, 40 ईयर्स के हो, कितने भी एज आपकी हो, आप ले सकते हो लॉ की डिग्री। तो इसीलिए जब डिग्री लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है तो ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के लिए भी कोई भी लोअर या अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। आपकी जो भी एज हो आप ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, जो है एग्जाम पैटर्न ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो सबसे अच्छी बात ऑल इंडिया बार एग्जाम की ये है कि ये एग्जाम होता है ओपन बुक। ओपन बुक का क्या मतलब है कि आपको बेयर एक्स ले जाना अलाउड होता है। आज से 2 या 3 साल पहले तक आप हैंड रिटन नोट्स और टेक्स्ट बुक यानी कि जहाँ पर सेक्शंस एक्सप्लेन होते हैं, केस लॉज भी लिखे होते हैं, वो तो आप टेक्स्ट बुक और नोट्स भी लेके जा सकते थे। बट अब टेक्स्ट बुक और नोट्स ले जाना अलाउड नहीं है, बट आप बेयर एक्स लेके जा सकते हैं। बेयर एक्स भी कैसी? बेयर एक्स विदाउट नोट्स। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है बात करने की, तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगी बट अगली वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बस इन शॉर्ट इतना बता दूं कि बेयर एक्स विदाउट नोट्स वो होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोविजंस लिखे होते हैं, कुछ भी प्रोविजंस के अलावा एक्स्ट्रा वहां पर नहीं लिखा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ऑल इंडिया बार एग्जाम हमने डिस्कस कर लिया, ओपन बुक एग्जाम है। अब आते हैं ड्यूरेशन पे। तो इस एग्जाम के लिए आपको कुल मिला के मिलते हैं 3.5 घंटे, 3 hours 30 minutes, जहां पर आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, 3.5 घंटे मिलेंगे, 3 hours 30 minutes, जहां पर आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि होंगे 100 मार्क्स के लिए। अब ये जो 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है, ओपन बुक एग्जाम है, MCQs वाले एग्जाम है। यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओपन बुक एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो और क्या दिक्कत हो सकती है? एक छोटी सी दिक्कत और है, और वो ये कि बहुत से बच्चे बोलते हैं या सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम क्या करेंगे, या फिर कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज हो, तो बच्चों को लगता है कि हम कैसे ये एग्जाम के लिए अपीयर होंगे। तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देती हूँ। ऑल इंडिया बार एग्जाम बहुत से लैंग्वेजेस में कंडक्ट होते हैं। मैं आपके लिए पीपीटी की जो स्लाइड है उसे इंसर्ट कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और एसमीज, बंगाली, इन सभी लैंग्वेजेस में और भी बहुत सी लैंग्वेजेस है जिसमें ऑल इंडिया बार एग्जाम कंडक्ट होता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे, जो है ऑल इंडिया बार एग्जाम का एग्जाम लेवल। तो मैंने आपको बताया कि ओपन बुक एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 3.5 घंटे आपको मिल रहे हैं एग्जाम के लिए अपेयर होने के लिए। तो देखो एग्जाम का जो लेवल है वो इतना टफ नहीं है। अगर आप एक बार पास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो अपेयर होने से पहले इस एग्जाम के लिए, तो ये बहुत ही ईजी लगेगा आपको पेपर। तो इसलिए अगर कोई मुझसे लेवल पूछता है तो मैं उसको ईजी टू मॉडरेट लेवल ही बताती हूँ। डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड पे बहुत फर्क पड़ेगा। बिकॉज कई बार होता है कि जब हम देख रहे होते हैं, क्वेश्चंस ढूंढ रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर क्वेश्चन को अपना एक पर्टिकुलर टाइम अपॉइंट करना है और उसकी बेसिस पे ही हम अपीयर होंगे इस पूरे एग्जाम के लिए। रही बात मार्क्स की कि कितने मार्क्स मिलने पर आप क्लियर कर लेते हो ऑल इंडिया बार एग्जाम, तो जनरली होता यह है कि जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको 100 में से 40 मार्क्स के अराउंड चाहिए होते हैं क्लियर करने के लिए। एंड जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आउट ऑफ 100 35 मार्क्स होते हैं कि इतने मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर कर लेते हो। और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने क्लियर कर लिया है, तो कहीं पर भी आपको कोई ग्रेड या मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि आपने क्लियर कर लिया है ऑल इंडिया बार एग्जाम। सो इसीलिए जो इस एग्जाम का लेवल है वो बिल्कुल ही ईजी है। बट येस, वो अब हम बता नहीं सकते कि कब कैसा एग्जाम, कब क्या पैटर्न चेंज कर दें, तो इसीलिए ईजी टू मॉडरेट हम इस एग्जाम को लेकर चलेंगे। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो आई नो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा देकर रखा है, आप देखकर डर जाओगे कि अरे बाप रे इतने सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे प्रोविजंस हैं, इतने सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स हो गया, ADR लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद IPC, CRPC, CPC लॉ ऑफ एविडेंस, फैमिली लॉ, ये सभी कुछ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सभी कुछ इंक्लूडेड है। मैं आपके लिए पिन कर दूंगी स्लाइड को ताकि आप देख सको कि क्लियर सिलेबस क्या है ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए।
आपको पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज सिलेबस में ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हैं वो हम हमारे लॉ स्कूल में 3 या 5 साल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। और अगर आपने सपोज पढ़ा भी नहीं है कि ये टॉपिक तो मैंने नहीं पढ़ा है या ये एक ऐसा एक्ट है जो मैंने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, उसकी डायरेक्ट आप लेके जाओ। ओपन बुक एग्जाम है, सपोज कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको प्रोविजंस पूछे हैं, आपको प्रोविजंस याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्ट खोलो, प्रोविजंस पढ़ो उसमें से और फिर आंसर को टिक कर दो। सो इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ, बस आपको करना क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके डायरेक्ट्स आपको अपने साथ लेकर जाने होंगे। अब इतनी बातें कर चुके हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द पेशेंस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो मुझसे बच्चे पूछते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेरी, वो ये कि क्या नेसेसरी है ऑल इंडिया बार एग्जाम देना। तो देखो, एक बार आपके पास लॉ की डिग्री है, उसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप SBC में स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में ही प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम दोगे तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आप एक बार स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, उसके बाद आपको 2 साल का समय मिलता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए अपीयर होना होगा। और अगर आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने के बाद 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जाम नहीं देते हो तो आपको री अप्लाई करना होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया बार एग्जाम देना। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है ऑल इंडिया बार एग्जाम देना, बिकॉज अगर आपने नोटिफिकेशन देखी थी मध्य प्रदेश जुडिशरी की, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 बातें रखी थी। एक तो ये कि आप जो लॉ स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें आपकी एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए, और सपोज सब्जेक्ट में आपके बैक आ जाती है किसी भी कारणवश, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एंगेज होने चाहिए हो मिनिमम 3 साल के लिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल के लिए कैसे दिखाओगे? आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए अपीयर तो होना ही होगा ना। मैंने आपको बताया, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए अपीयर होना ही पड़ेगा, वरना कैंसिल हो जाता है लाइसेंस और आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट कि क्या नेसेसरी है ऑल इंडिया बार एग्जाम देना। चलिए अब आते हैं हमारी एक और इम्पॉर्टेंट बात पे, वो ये कि कितना टाइम पीरियड हमें चाहिए होगा ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आई नो बहुत से लोग होंगे जो LLM कर रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लिटिगेशन में होंगे, बहुत से लोग होंगे जो अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन में 5th ईयर में होंगे, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना टाइम आपको चाहिए होगा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो देखो, मेरा सिंपल सा फंडा है कि आपको मिनिमम 1 दिन चाहिए, मैक्सिमम 1 वीक। अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो कि कैसे होगा क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ठीक है यार, 1 वीक लेके चलो, सारे एक्ट्स देखो, खोलो उनको और उनके इंडेक्सेस पढ़ लो। बट अगर आइडियली अगर मैं आपको बताऊं तो 1 दिन भी सफिशिएंट है। आपको बस करना ये है कि एग्ज़ाम होने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पास्ट ईयर पेपर खोल लो। पास्ट ईयर पेपर खोलने के बाद उसे आप अच्छी तरीके से देख लो और टाइमर ऑन कर लो कि ठीक है, मैं 3.5 घंटे में ही इस एग्ज़ाम को देकर देखूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि आपको किस तरीके से अगले दिन एग्जाम देना है। तो 2 ही बातें करनी है आपको एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, वो ये कि एक तो पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लो, और दूसरा जितने भी आपके एक्ट्स आ रहे हैं बस एक बार इंडेक्स खोल के देख लो कि कौन से प्रोविजन के बारे में किस एक्ट में दिया गया है और कहाँ पर दिया गया है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अब मैंने ऑलमोस्ट सब तो बता दिया, पर स्टिल मुझे पता है आप फिर से मुझसे पूछोगे कि कोई टिप तो दे दो कि क्रैक कैसे करना है ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है, जितना भी सिलेबस दिया गया है सबकी डायरेक्ट्स लेकर ज़रूर से जाना अपने साथ। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पास्ट ईयर पेपर ज़रूर से सॉल्व करना, उसे मत भूलना, ताकि आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बना पाओ कि एग्ज़ाम के लिए कैसे अपीयर होना है। तीसरी बात ये कि एक बार एग्जाम देने से पहले जितने भी एक्ट्स हैं, मेन जो एक्ट्स है, सपोज IPC इंडियन पिनल कोड को ले लो, उसको आप खोलना, उसे इंडेक्स देखना कि कौन से प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमने लॉ स्कूल में पढ़ा, ठीक है, थेफ्ट पढ़ लिया, डेकोइटी पढ़ लिया, रॉबरी, एक्सटॉर्शन सब पढ़ लिया, आगे पीछे का हम पढ़ते ही नहीं है। 511 सेक्शन है इंडियन पिनल कोड में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें एटलीस्ट पता हो कि कौन से ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है। क्योंकि बहुत बार होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं होते हैं, बहुत कॉमन नहीं होते हैं, तो उनके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो इसीलिए बस एग्जाम के पहले एक बार इंडेक्स खोल के देख लेना कि कौन से एक्ट में किस चीज़ के बारे में बात
की गई है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि रही बात लैंडमार्क जजमेंट्स की, मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट लेके जाओगे बट विदाउट नोट्स। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जैसे केशवानंद भारती, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको जानता है, मिनर्वा मिल्स हो गए, ठीक है, गोलकनाथ का केस हो गया, तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं ना, बस एक बार कोई भी यूट्यूब चैनल खोल करके देख लेना। अगर मुझसे हो पाया तो मैं एक वीडियो बना दूंगी केसेस के नेम के साथ कि आपको कौन से केसेस देखने चाहिए ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस खाली यही मैं आपको बताऊंगी कि बस यही टिप्स अगर आप फॉलो करोगे, एक बार अगर आप लैंडमार्क जजमेंट्स देख जाओगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्रैक करने से। दैट इज ऑल अबाउट इट। अब हम लास्ट में आ जाते हैं एग्जाम डेट पे, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट पे। आई नो मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है अब कि मैं आपको एग्जाम की डेट बताऊँ, बट स्टिल ठीक है, वीडियो इतना लंबा बनाया है तो दो बातें और सुन लो। वो ये कि एग्जाम अब होने वाला है, एक एग्जाम हो चुका है फरवरी में, अब एग्जाम जो है वो होने वाला है 29 अक्टूबर को, यस 29 अक्टूबर को। एंड जो फॉर्म है वो भी फिल हो रहे हैं। 16 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन मोड में है, आप ऑनलाइन जाके फॉर्म भर सकते हैं। एंड 16 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए। सो गाइज दैट्स इट, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और एज आई प्रॉमिस्ड, मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं हर इंपॉर्टेंट माइन्यूट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इन ऑर्डर टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जाम, बिकॉज मैं ऑलरेडी खुद कर चुकी हूँ, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ अपने शेयर करती रहूँगी। और अगर हो पाया तो मैं आपके साथ ज़रूर से वो केस लॉस की लिस्ट, एंड एक बार हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट ईयर पेपर जो है एक बार हम लोग ऑनलाइन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हुआ मेरा होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है? प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो फॉलो कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम और भी लॉज पे और ऑल इंडिया बार एग्जाम पे बहुत से डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी रीडिंग्स।